हेलो फ्रेंड्स। आज स्वागत करते हैं डे 1 में, जहां हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी। हम बात करते हैं कंपनी की। कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो उसका उद्देश्य होता है बिजनेस करना और अपनी ग्रोथ करना। जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसको सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है मैन पावर और फंड्स। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट। सबसे पहले कोई भी कंपनी के डायरेक्टर्स, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, सर्विस सेक्टर में जाना चाहिए, या और कोई नए कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट या बिजनेस डिसाइड हो जाता है तो कोई भी कंपनी सबसे पहले अरेंज करती है फंड्स। ये फंड्स अरेंज करने के लिए जो सबसे पॉपुलर और बेसिक तरीका होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात करें तो सबसे पहला फंड जो डायरेक्टर खुद होते हैं वो लेते हैं, उनकी फैमिली से आता है। उसके बाद ये सेकंड फंड, जब ये कंपनी चल जाती है तो सेकंड फंड उसकी ग्रोथ के लिए वो बैंक से अप्लाई करती है और बैंक से पैसा लेती है। लेकिन किसी भी कंपनी को फंड्स ग्रोथ करने के लिए एक लिमिटेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, जिसके आधार पे एक लिमिटेशन फंड ही बैंक द्वारा मिल सकता है। थर्ड जो उसके पास स्टेज होती है कि वो अपने प्रॉफिट को शेयर करना चालू करें। जब वो अपने प्रॉफिट को शेयर करना चालू करते हैं, इसके लिए वो अपनी कंपनीज में स्लीपिंग पार्टनर्स बनाते हैं या अपने शेयर होल्डर्स बनाते हैं। इन शेयर होल्डर्स को वो लोग एक फिक्स रिटर्न कमिट करते हैं, इसीलिए ये लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, जो कंपनी की वर्थ ग्रोथ देख के उनके पर्टिकुलर शेयर्स के आज चूँकि कम दाम है उसको खरीद लेते हैं और 5%, 10%, 15% कंपनी के मालिक बन जाते हैं। उसके एवज में उनको पैसा दे देते हैं। कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनको कुछ ना कुछ पैसा जो उनका फिक्स होता है, ये लगभग 8% से 12% तक साल का होता है, वो देना ही पड़ता है। इससे कंपनी के ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं होता है। इसीलिए ये एज अ बैंक की तरह ये भी उस कंपनी के लायबिलिटी में चढ़ जाता है। और प्रॉफिट में तो अच्छा लगता है, शेयर से एक लिमिटेड हम दे रहे हैं, 8% 12% साल का दे रहे हैं, लेकिन जब लॉस होता है तब देना पड़ता है, तो कंपनी की बुक्स में ये निगेटिव शो करता है, यह सभी डायरेक्टर्स शो करता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो ये जब प्रॉफिट दिया जाता है इसको डिविडेंड कहते हैं। आपने कई बार मार्केट में सुना हुआ है कि इस कंपनी ने 5% का डिविडेंड दिया, 5 रुपये का डिविडेंड दिया, 10 रुपये का दिया, 100 रुपये कंपनी ने 10%, 10 रुपये का डिविडेंड दिया। यानी कि उसने जो साल भर में आपके पैसे से बिजनेस किया, उससे जो प्रॉफिट आया, उसमें अपनी सारी लायबिलिटीज़ को निकालने के बाद जो पैसा बचा, उसमें जितने शेयर होल्डर्स ने उनकी कंपनी पे बिलीव करके शेयर्स खरीदे हुए थे, उनको उसके एवज में साल भर का प्रॉफिट एक अलॉट कर दिया। जब कंपनीज प्रॉफिट में नहीं होती हैं तो वो डिविडेंड नहीं देती हैं। ये वो कमाई होती है जो एक शेयर होल्डर की किसी भी कंपनी को रखने के लिए की जाती है। इस किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन मैंने बता दिया। इसके स्टेप के बाद जब इसके बाद ग्रो करनी होती है तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, अपनी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं और कंपनी को लिस्ट करके हम मार्केट में इक्विटी शेयर होल्डर्स लाने की कोशिश करते हैं। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, LIC जैसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस जैसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनीज की वर्थ प्रोग्रेस कॉन्सेप्ट देखते हुए उसमें पैसा लगाते हैं। जितना ज़्यादा
फंड लगता है उसी हिसाब से उसकी शेयर वैल्यू तय होती है और उसके काम के आधार पर आगे डे बाय डे ईयर ऑन ईयर्स कंपनी के शेयर्स की वैल्यू में ग्रोथ होती है। यहाँ पर हमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शेयर्स की ग्रोथ उन कंपनीज की ज़्यादा होती है जिनके शेयर्स लोग बेचना कम चाहते हैं या मार्केट में कम होते हैं। जैसे एमआरएफ के शेयर्स आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो आपको एक बल्क में एमआरएफ के शेयर्स नहीं मिलेंगे। उसका कारण यह है कि कंपनी ने अपने लिमिटेड शेयर्स निकाले थे और उन शेयर्स को जिन लोगों के पास है उनको पता है कि इसमें डेफिनेट ग्रोथ होगी, तो वो एक रेट से ऊपर नहीं बेच रहे हैं। इसलिए उस मार्केट में उसके स्टॉक्स की वैल्यू डे बाय डे ईयर ऑन ईयर्स बढ़ती जा रही है और आज वो 60 से 70 हज़ार के बीच में ट्रेड करता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है कि शेयर यदि सस्ता है तो शेयर कम अच्छा है, शेयर यदि महंगा है तो बहुत अच्छा है। शेयर्स की प्राइस सस्ते और महंगे रेट से नहीं डिफाइन की जा सकती। शेयर्स और की साइज सस्ते और महंगे रेट्स की बजाय उसके